नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वारदात है वो कोई कत्ल की मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक मिस्ट्री ज़रूर है। एक शख्स की मौत होती है और उसके बाद कैसे एक हादसे में उसकी मौत होती है और कैसे उस हादसे को पुलिस सुलझाती है। करीबन 22,000 कारों में से पुलिस को एक ऐसी कार ढूंढनी थी जिसने वो एक्सीडेंट किया था। तो बड़ी मुश्किल थी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन पुलिस ने करीबन 2 हफ्ते के अंदर इस पूरी वारदात को सुलझाया। एक्सीडेंट का जो केस था उसको सुलझाया और जिसमें जो कल्प्रिट था उसको पुलिस ने पकड़ा। पूरी इस घटना की शुरुआत होती है 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 की सुबह करीबन 5:30 बजे पीसीआर कॉल होती है और पीसीआर कॉल में ये बताया जाता है कि नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल जो है उसके पास में एक शख्स रोड पे पड़ा हुआ है और उसकी हालत को देख के ये लग रहा है कि शायद कोई गाड़ी ने उसको हिट किया और गाड़ी हिट करके भाग गई है। जब कॉल मिलती है पुलिस को तो पुलिस पहुंचती है मौके पर, देखती है वहाँ पर, देखती है वाकई में एक शख्स ज़मीन पे पड़ा हुआ है, पास में उसकी स्कूटी पड़ी हुई है और जो हालात हैं, मौका है, उसको देख के बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये हिट एंड रन का केस है। पुलिस जो आदमी था करीबन 47 साल का, उसको उठाती है, अस्पताल लेके जाती है, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी मौत पहले ही हो चुकी है और शायद जब हादसा हुआ था उसी वक्त इसकी मौत हो गई थी। अब पुलिस जो स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका सहारा लेती है और उस स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका पता लगाती है कि ये किस नंबर पे रजिस्टर्ड है। वहाँ पे पहुँचती है पुलिस, मालूम चलता है कि ये जो मरने वाला है उसका नाम धीरज कुमार है। अब लाश का पोस्टमार्टम हो जाता है, बॉडी जो है वो परिवार को सौंप दी जाती है। लेकिन अब पुलिस को ये मामला सॉल्व करना था। ये नई दिल्ली का इलाका, शायद अगर बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वाकिफ़ नहीं है, तो नई दिल्ली का जो ली मेरिडियन वाला जो इलाका है बड़ा पॉश इलाका है और ज़्यादातर नई दिल्ली का जो इलाका है वो उसमें रेड लाइट्स काफ़ी कम है और ज़्यादा गोल चक्कर बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि वीवीआईपी इलाका है तो पुलिस की सिक्योरिटी भी काफ़ी रहती है। लेकिन सुबह 5:30 बजे जब ये हादसा हुआ था उस वक्त ऐसा कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था जिसने इस पूरे एक्सीडेंट को देखा हो। तो पुलिस अब रिलाई कर सकती थी सीसीटीवी कैमरे पे। पुलिस ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, करीबन 50 सीसीटीवी कैमरे जो ली मेरिडियन के आसपास लगे हुए थे, खुद होटल का सीसीटीवी कैमरा ली मेरिडियन का, वो भी, उसकी भी फुटेज ली गई। और जब फुटेज ली गई तो जो जितनी सारी फुटेज पुलिस ने ली और पुलिस ने उसका एनालिसिस शुरू किया तो ज़्यादातर जो फुटेज थी उसमें जो गाड़ी थी, कार जो थी, वो साफ नज़र नहीं आ रही थी, नंबर प्लेट बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तो अब पुलिस ने फैसला किया कि इसको और साफ़ करने के लिए इसको भेजा जाए हैदराबाद, जो फॉरेंसिक की लेबोरेटरी है हैदराबाद में, वहाँ पे भेजा जाए। पुलिस जब मौके पर पहुँची थी तो वहाँ से पुलिस को एक बम्पर भी मिला था और वो जो बम्पर था वो पुलिस ने जो भी ऑटो एक्सपर्ट होते हैं उनको दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये जो बम्पर है वो क्रेटा कार का बम्पर है। अब पुलिस ने पता लगाया कि दिल्ली एनसीआर में 2018 या 19 के दौरान कितनी सारी क्रेटा कार बिकी थी। तो मालूम चला कि करीबन 22,000 जो क्रेटा कार हैं वो बेची गई थी। तो ऐसे में 22,000 में से एक क्रेटा कार को ढूंढना तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। तो पुलिस ने ये फैसला किया कि ये जो कंपनी है हुंडई, इसकी मदद ली जाए ताकि ये जो बम्पर जिस गाड़ी का मिला है मौके से, उस गाड़ी का पता लगाया जा सके। तो हुंडई की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वहाँ पे पुलिस ने ये बम्पर भेजा
और इंतज़ार करने लग गई कि शायद इस बम्पर से कोई सुराग उसके हाथ में आए ताकि जो हिट एंड रन का केस है वो उसको सॉल्व कर सके। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे पहुंचा हुंडई की बम्पर, तो वहाँ पे उसको देखा गया, उसकी जांच की गई और जांच के दौरान जो वहाँ के टेक्नीशियंस थे उनको उस पर एक बारकोड मिला बम्पर पर। ये बात पुलिस के साथ भी साझा की गई कि बारकोड मिला है और बारकोड से हम आपको ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी कब बेची गई थी, हमारे यहाँ से कब बेच गई थी और ये कहाँ पे बेची गई होगी। तो पुलिस के साथ ये इन्फॉर्मेशन जो हुंडई कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने शेयर की। पुलिस जो थी वो काफ़ी खुश हो गई, उनको लगा कि शायद अब ये केस बिल्कुल सुलझ जाएगा। तो पुलिस को जो हुंडई कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने ये बताया कि ये जो गाड़ी का बम्पर जो है और इसका जो बारकोड है उसके मुताबिक ये गाड़ी 13 मार्च या 17 मार्च 2018 को बेची गई है। और साथ ही साथ उन्होंने 6 ऐसी एजेंसियों का नाम पुलिस को बताया कि ये गाड़ी इन 6 एजेंसियों में से किसी एजेंसी पर बेची गई है। ये भी पुलिस के पास एक बड़ा सुराग था। यानी एक तो ये मालूम चल गया था कि जो गाड़ी है वो कब बेची गई, किस तारीख को बेची गई, और दूसरी बात ये कि ये जो 6 एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू ये गाड़ी बेची गई है। अब पुलिस ने ये जितनी भी एजेंसी थी, दिल्ली एनसीआर की 6 एजेंसी जो कार बेचने का काम करती थी हुंडई की क्रेटा, पुलिस की टीमें उनके पास पहुंची और उनसे सब जो भी गाड़ियां 13 या 17 मार्च 2018 के बीच में बिकी थी उनकी लिस्ट ली। उनकी जब लिस्ट ली तो करीबन उस दौरान 300 गाड़ियां बेची गई थी। अब पुलिस को इन 300 गाड़ियों में से एक गाड़ी ढूंढनी थी जो हादसा करके भागी थी। इसी बीच जो हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब थी उसकी भी रिपोर्ट आ गई, क्योंकि तस्वीरें धुंधली थी तो दिल्ली पुलिस ने उसको और अच्छी तरीके से मैग्नीफाई करने के लिए भेजा था। तो जो हैदराबाद की जो लैब है फॉरेंसिक की, वो इस तरीके के कामों में बिल्कुल दक्ष होती है, कहा जाना चाहिए कि उनका काम ही ये होता है। तो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो इस सारी चीज़ों को करने में। अगर कोई पिक्सेलेट पिक्चर है उसमें से भी अगर आपको बहुत बारीकी से कुछ देखना है तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो हैदराबाद की लैब को भेजे जाते हैं। तो वहाँ से जो हैदराबाद की लैब थी उन्होंने बताया कि जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आया था और उसके जो ग्राफ मिले थे, जो तस्वीरें मिली थी उस गाड़ी की, उसको हम लोगों ने बहुत मैग्नीफाई किया और इतना हम लोगों को समझ में आया कि जो गाड़ी का नंबर है उसकी शुरुआत डीएल से हो रही है। अब जब पुलिस के पास ये बात आ गई कि गाड़ी की शुरुआत डीएल से आ गई हो रही है, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो गाड़ी थी वो दिल्ली की थी। पुलिस ने पूछा और बताइए इसके बारे में और क्या आपको मालूम चला है, और उन्होंने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है, आखिरी जो नंबर है गाड़ी का वो 6 है। अब पुलिस के लिए काम बहुत आसान हो गया और पुलिस ने फिर इसको और ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया और अब पुलिस के जो घेरे में थी वो केवल 10 गाड़ियाँ थीं, जिन 10 गाड़ियों के बारे में पुलिस को पता लगाना था। अब पुलिस ने जो 10 गाड़ियाँ जो थीं हुंडई की क्रेटा, उनका पता, उनके ओनर्स का जो पता था वो लिया और उसके बाद डोर टू डोर, यानी खुद पुलिस की टीमें जो थीं वो उनके घर पे पहुंची जो ओनर्स थे, और पुलिस की जो टीम्स थी उन्होंने पाया कि 9 जो गाड़ियां थी वो पुलिस को घर पर ही मिली और किसी भी गाड़ी में उस तरीके की खरोंच या डेंट नहीं था जिससे ये अंदेशा हो, ये आशंका हो कि ये गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट करके भागी है। लेकिन एक गाड़ी ऐसी थी और ये दिल्ली का पटेल नगर इलाका था, और दिल्ली का पटेल नगर इलाका था, इसमें जो गाड़ी थी जिसका एड्रेस दिया गया था वो गाड़ी घर पे नहीं थी। और जब पुलिस की टीम पटेल नगर के उस घर पे पहुंची तो पुलिस ने पूछा कि ये गाड़ी जो है आपके घर, आपके इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है,
तो ये गाड़ी कहाँ पे, तो घर वालों ने बताया कि ये जो गाड़ी है वो उनके बेटे अंकित की है। और जो अंकित है उसने बताया था उनको कि करीबन 1-2 दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था और मामूली सी गाड़ी में डेंट्स वगैरह हो गए थे, तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए उसने गाड़ी वर्कशॉप में दी है। पुलिस की टीम वो जो बताई हुई वर्कशॉप थी वहाँ पे पहुँचती है और उनके पुलिस के जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो पुलिस का एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो गाड़ी को देख के बता सकते हैं कि गाड़ी ने कहाँ से हिट किया, कितना इम्पैक्ट आया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेक्निकली उसको इंस्पेक्ट करते हैं और वही पूरी जो रिपोर्ट है वो अगर कोर्ट में जाती है तो वो पूरी रिपोर्ट लगा के देते हैं और उसके हिसाब से पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हादसा हुआ उसमें इम्पैक्ट कितना था, कितने स्पीड से गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, किस साइड से टक्कर मारी, या फिर जो टक्कर जिसमें मारी है उस पर क्या इम्पैक्ट आया होगा इतनी स्पीड में अगर टक्कर लग रही है। तो एक टेक्निकल जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करी जाती है कभी भी जब भी हादसा होता है उसको लेकर। तो यहाँ पे भी जो उनकी टेक्निकल टीम थी दिल्ली पुलिस की, वो मौके पे पहुंची और उन्होंने जब गाड़ी को देखा तो उन्होंने बिल्कुल, उन्हें विश्वास हो गया कि यही जो गाड़ी है इससे ही एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस को और इस मामले में ठोस सबूत इकट्ठा करने थे, तो पुलिस ने 30 जून की सुबह का जो अंकित जो था ये एज अ आरजे काम करता था, इसकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो निकाली और उसमें पाया कि 30 जून की सुबह इसके मोबाइल की लोकेशन जो थी वो ली मेरिडियन के पास की थी, यानी जो टावर था वो लोकेशन ली मेरिडियन के पास की लोकेशन इसकी दिखा रहा था। तो इसके बाद इन्होंने फिर अंकित को बुलाया, उसको कन्फ्रंट किया और उससे पूछा कि अब बताओ कि इस तरीके से तुम्हारी जो गाड़ी है वो तुमने रिपेयरिंग के लिए दे रखी है, एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन थी वो भी सुबह 5:30 की वहीं की आ रही थी 30 जून को। तो जो अंकित जो था उसने बताया कि वो पेशे से रेडियो जॉकी है और जिस दिन ये हादसा हुआ यानी कि 30 जून की सुबह, तो उसने बताया कि 29 जून को वो अलग अलग क्लब्स में पार्टी कर रहा था और 30 की सुबह जब वो अपने घर वापस लौट रहा था तो मोबाइल फ़ोन देखने के दौरान उसने ध्यान नहीं दिया और ये जो स्कूटी थी उससे उसकी टक्कर हो गई। और क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी अंकित की और उसने शराब पी रखी थी, इस वजह से गाड़ी काफ़ी तेज़ वो चला रहा था और उस दौरान ही वो मोबाइल फ़ोन भी देख रहा था। तो आगे जो धीरज जो चल रहा था उसकी स्कूटी उसको नज़र नहीं आई और उसने उसको टक्कर मार दी। जब टक्कर लग गई तो अंकित वहाँ पर रुका नहीं और वहाँ से भाग गया और भागने के बाद इसने जो गाड़ी थी वो घर में ले जाके खड़ी कर दी और बताया अपने परिवार को कि थोड़ा बहुत टच हो गई है गाड़ी, मैं इसको 1-2 दिन बाद रिपेयरिंग पे दूंगा। तो करीबन 2-3 दिन इसने गाड़ी वहीं पे घर पे खड़ी रखी और उसके बाद इसने रिपेयरिंग पे ये जो गाड़ी थी वर्कशॉप में दे दी। इस दौरान अंकित ने ना तो पुलिस से कोई संपर्क करने की कोशिश की, ना ये पता करने की कोशिश की कि धीरज जो था उसका क्या हुआ, उसकी मौत हो गई या फिर क्या हुआ। और जिस तरीके से वो हर रोज़ अपने काम पे जाता था वो वैसे ही अपने काम पे जा रहा था, वो इसलिए कि किसी को शक ना हो कि अगर कि उसने कोई एक्सीडेंट किया है। तो कुल मिला के जो उसका पुराना रूटीन था वो उसी रूटीन से काम कर रहा था और उसको लग रहा था कि शायद क्योंकि करीबन हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है तो अंकित को ये लगने लग गया था कि मैं बच जाऊंगा और पुलिस मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक जो बम्पर था और उस पर लगा हुआ जो बारकोड था उसने इस पूरे हिट एंड रन के मामले को सुलझा के रख दिया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो इसमें काफ़ी बढ़िया थी। करीबन 22,000 गाड़ियों में से उन्होंने एक गाड़ी जो थी जिसने एक्सीडेंट किया था उसको ढूंढ निकाला। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी काबिल तारीफ़ है और पुलिस ने जो एफर्ट्स लगाए और जो फोरेंसिक लैब ने एफर्ट्स लगाए अपने, वो
उनकी वजह से ये जो पूरा मामला था वो सॉल्व हो गया। अंकित को गिरफ्तार किया गया। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में एक्सीडेंट के कानून कितने नॉर्मल हैं, नॉर्मल क्या बहुत ही ढीले हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। तो बहुत सारे अगर इस तरीके के केस होते हैं और किसी की जान चली जाती है तो हाथों हाथ थाने से जमानत मिल जाती है। अगर कोई केस थोड़ा हाई फाई हो जाए तो कोर्ट ज़रूर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे केसेस जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, जिनमें कोई मीडिया टेंशन नहीं होती, तो उस ऐसे केसेस को जो पुलिस वाले होते हैं वो थाने में से ही जमानत देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे भी रिव्यू होना चाहिए कि जो एक्सीडेंट के केसेस हैं उन पे कोई सख्त कानून बने। जैसे इस मामले में तो मुझे लगता है कि पुलिस ने अंकित को शायद 201 सबूत मिटाने के उसमें भी उसके ऊपर लगाई होगी धारा, और इसके अलावा जो 304A है वो भी लगाई होगी। तो कुल मिला के एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे देश में, और बहुत सारे लोग हर रोज़ जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ अभी तक एक्सीडेंट को लेके कोई कड़े कानून नहीं बने। शायद अगर कड़े कानून बनेंगे तो जो इस तरीके के हादसे होते हैं उन पर लगाम लग सकेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भारत, जय हिंद।